जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल विद्याराज पर स्वागत है। मैं आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री की बुक का अध्ययन हम करेंगे साथ में, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं का बेस होता है और इससे हमारा भी आधार तैयार होता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और साथ में मैं क्वेश्चन आपको बताती चलूँगी कि कैसे क्वेश्चन फंसते हैं एग्ज़ाम में, या फिर इन बुकों से कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ पर कुल 12 चैप्टर हैं, जो कि कक्षा 6 की बुक है, जो आपके सामने लगा है। कक्षा 6 की बुक है जिसमें कि 12 चैप्टर हैं। इतिहास के स्रोत से लेकर दक्षिण भारत के चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट शासकों के इतिहास तक का पूरा विवरण है, जो कि एक हमारा एंसेंट हिस्ट्री है। तो आइए साथ में अध्ययन करते हैं। पहला स्रोत है इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, जैसे किन से हमें पता लगता है कि हमारा इतिहास कैसा था या इतिहास में क्या हुआ था। तो जैसे हम अपनी नानी दादी से सुनते हैं कि उनके समय में क्या हुआ था, वो कहानियों के माध्यम से हमें बताती हैं। तो हम ये जान पाते हैं कि उनका रहन सहन या खान पान कैसा होगा, या उस समय का जीवन कैसा होगा। उसी तरह से इतिहास जानने के भी कई स्रोत हैं, जैसे कि ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख या शिलालेख। ताड़पत्र यानी ताड़ के पत्तों पर पुराने समय के लोगों ने जो लिखा या फिर जो आकृतियाँ बनाई, उनके आधार पर इतिहास तय होता है। या भोजपत्र या स्तंभलेख इसी तरह की चीज़ें हैं। और इस आधार पर हम इतिहास को 3 भागों में बांटते भी हैं, जैसे कि ये देखिए, पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल में कोई स्रोत उपलब्ध नहीं हुआ है। आद्य ऐतिहासिक काल में स्रोत तो उपलब्ध हुए हैं, लेकिन उनका कोई पढ़ा नहीं जा सके या उनकी भाषा को हम समझ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल के इतिहास के स्रोत भी मिले हैं और उनकी भाषाओं को पढ़ा जा सका है, जिसके आधार पर इतिहास की रचना की गई है। आगे आपका पुरातात्विक स्रोतों के बारे में लिखा है, जैसे कि स्रोत कौन कौन से थे। तो अभिलेख का मतलब क्या होता है। अभिलेख वो होता है जैसे कि स्तंभ लेखों पर या फिर पत्थरों पर या फिर दीवारों पर लोग पत्थरों से ही उकेर के आकृति बनाते थे, और उसी आधार पर एक लिपि तय होती है, और जिसका हम अपनी लिपि में उसको कन्वर्ट करके उसे पढ़ पाते हैं। इसे ही अभिलेख कहते हैं। या फिर पत्थरों पर लिखी गई जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं को अभिलेख कहा जाता है। और इसका एक उदाहरण मिला है हमें अशोक के रुम्नदेई अभिलेख का अंश। रुम्नदेई अभिलेख लुम्बिनी नामक स्थान पर है, जो कि नेपाल में पड़ता है। और इसमें गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में लिखा गया है। दूसरा स्रोत है जैसे कि सिक्के और मोहरे। जैसे यहाँ हम एक सिक्का देख रहे हैं, देखिए यहाँ हम एक सिक्का देख रहे हैं। जैसे ये एक सिक्का दिख रहा है हमें, ये एक सिक्का दिख रहा है हमें, जिस पर कि गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त बैठे हुए घोड़े चला रहे हैं। इससे हमें क्या मालूम चलता है कि कुमार गुप्त काल का जो कुमार गुप्त शासक था, वो एक अच्छा घुड़सवार था। और मोहरे भी मिली है, सिक्के भी मिली हैं। सिक्कों पर उस समय के राजा उस समय की तिथि अंकित किया करते थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितने समय पुराने या कितने पुराने ये सिक्के हैं हमारे। धौलावीरा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, जो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इन सब स्थलों से जुड़ा हुआ है। और भी गुजरात में स्थल हैं, जैसे लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, ये सब गुजरात में है। और धौलावीरा प्रसिद्ध क्यों था, तो ये अपने नगर निर्माण योजना और जल निकास प्रबंधन इत्यादि के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा नगर निर्माण या फिर एक सुनियोजित नगर निर्माण किया गया है, जो कि आज के समय आधुनिक समय में भी देखा जा सकता है। सारनाथ का स्तूप उदाहरण हो गया। सारनाथ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में पड़ता है। और इस पे मौर्य शासक अशोक ने इसको बनवाया था। इसमें गौतम बुद्ध
के प्रथम उपदेश के बारे में लिखा गया है। कुछ साहित्यिक स्रोत भी हैं हमारे पास, जैसे कि धार्मिक साहित्य, वेद, रामायण, महाभारत, जैन बौद्ध साहित्य, इस तरह के जो स्रोत हैं। धर्मेतर यानी कि धर्म से हट के भी कुछ स्रोत पाए गए हैं, जैसे अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, जिसमें राजनीति शास्त्र के बारे में लिखा गया है या शासन को कैसे चलाया जाता है इसके बारे में इसका वर्णन लिखा गया है। रजत रंगणी कल्हड़ द्वारा लिखी गई है और इसमें कश्मीर का इतिहास, कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा गया है। कुछ विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी लिखे गए हैं, जैसे कि इंडिका यात्रा विवरण फो क्यू की या सी क्यू की। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, जो कि एक यूनानी राजपूत था और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासक में, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासक की ही बारे में इसकी पुस्तकों में लिखा गया है। फाहियान जो कि आया था गुप्त काल में आया था और इसने भी गुप्त काल के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है। और इसके बाद आए थे वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसने सीयू की नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें अपने यात्रा का विवरण और उस समय क्या क्या चीज़ें घटित होती थी उसके बारे में लिखा है। यहाँ आपको एक चित्र दिख रहा होगा, जो कि ये इस तरह से दिया हुआ है और इसमें नंबर भी लिखे हुए हैं 1 2 3 4। तो ये क्या चीज़ है? पहले समय के लोग क्या करते थे? पहले समय के लोग जैसे एक बस्ती बसी, उसमें घर बनाया है या फिर उस स्थान पर जब वो घर ख़राब हो जाता था या टूट फूट जाता था, उसी स्थान पर दूसरा घर बना लेते थे और आसपास अगल बगल कूड़ा करकट इत्यादि चीज़ें भी फेंकते थे, जिससे वो चीज़ें मिली हैं। फिर वो घर टूटा तो उस पर फिर बना लेते थे। इस तरह से ये घरों के आसपास जमा होते होते इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती गई और सैकड़ों साल बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो सबसे निचले स्तर पर सबसे पुराना होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो स्तर और नया होता जाता है। तिथियों के बारे में आप जानते होंगे, एक होता है एडी और एक होता है बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व और एडी मतलब ईस्वी। तो बीसी मतलब ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक है, उनके जन्म के पहले का समय है। उसके पहले के समय को हम बीसी से लिखते हैं या फिर ईसा पूर्व से लिखते हैं, और उनके जन्म के बाद के समय को हम एडी से लिखते हैं, ईस्वी से लिखते हैं। यहाँ कुछ अभिलेख, स्तूप और पुरास्थलों के बारे में बताया गया कि ये चीज़ें क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभिलेख क्या है, तो ये अभिलेख पत्थर अथवा कठोर चीज़ों पर पत्थरों से उत्कीर्ण की गई चीज़ें होती हैं। स्तूप क्या है? स्तूप जब लोग मर जाते थे तो उनकी लाशों के साथ उनके सामान को भी बांध दिया, उनके सामान को भी उनके साथ दफना के और उस पर एक टीला टाइप का बना दिया जाता था, जिसे हम स्तूप कहते हैं। और पुरास्थल वो है जैसे कि खुदाई के औजार, बर्तन, इस्तेमाल अवशेष जिस स्थान पर मिलते हैं हम उसे पुरास्थल कहते हैं। यहाँ पर हम इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए, चैप्टर तो ख़त्म हो गया, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों लिखते थे? तो किस पर लिखते थे? ताड़पत्र, ताम्रपत्र या स्तंभ लेख या पत्थरों पर, दीवारों पर लिखते थे। पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना है? तो सम्राट अशोक के रुम्नदेई अभिलेख के बारे में जाना गया है। सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं? इतिहास के सिक्के एवं लेखन किस प्रकार सहायक होते हैं? लिखिए। सिक्के और लेखन अभिलेख से हमें क्या मिलता है? सिक्के जैसे हमने आपको दिखाया कुमारगुप्त उस पर घुड़सवारी कर रहे हैं, तो ये पता चलता है कि जो है कुमारगुप्त एक अच्छे घुड़सवार थे। या उस पर बहुत पहले के राजा तिथियां अंकित करते थे सिक्कों पर,
तो उससे हमें उस समय का पता चलता था, या फिर और भी चीज़ें जो उस पर अंकित करते थे सिक्कों पर, उस समय की स्थिति को दर्शाता है। या फिर अभिलेख भी यही काम करते हैं, जो पत्थरों पर लिखा गया है या आकृतियाँ बनाई गई हैं, उसके आधार पर हम जो है उस समय की चीज़ों को जान पाते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इतिहास जानने के पुरातात्विक और साहित्यिक साधनों का वर्णन कीजिए। तो दो तरह के साधन हैं, पुरातात्विक साधन और साहित्यिक साधन। पुरातात्विक साधन में आपके पास अभिलेख है, सिक्के या मोहरे हैं, और पुरातात्विक स्थल कुछ मिले हैं, ठीक है। साहित्यिक साधन में आपने पढ़ा भी वेद, रामायण, महाभारत, और रजत रंगणी या फिर अर्थशास्त्र, इस तरह की पुस्तकें।